हमें गद्दार कहते हैं जी। तो सबसे बड़े गद्दार तो अब्दुल ईमान है। उन्होंने राजद छोड़ा, जदयू पकड़ा, जदयू छोड़ा, एमआईएम पकड़ा। शाहनवाज साहब लिटरली जो है उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उनके अम्मी ने सदर साहब को फ़ोन किया कि बेटा मेरे लालू ने जो है मेरे बेटे के साथ बड़ा धोखा किया है, मेरे बेटे को जो है तुम टिकट दे दो। दारुल ईमान में जब पार्टी मजबूत किया गया तो टिकट बांटने के टाइम में सिलीगुड़ी में क्यों शिफ्ट कर गया? देखिए उस वाइट बोर्ड में हम तकरीर लिखते थे और तकरीर लिख करके जो है वहाँ पे वो सोफे में खड़े होकर के उसको देख करके उस तकरीर को पढ़ते थे, उस तकरीर को सीखने की कोशिश करते थे और जाकर के इलाके में बोलने की कोशिश करते थे। अब रुपया का बात नहीं बता रहा है, कितने रुपया दिया? अब रुपया इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरा जेसीबी मशीन लगा दी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो है आप खामोश होकर के बैठ गए। आपने एक नया पैसा जो है लोगों की मदद नहीं की। अगर कोई आदमी फिल्म हॉल चलाता था तो हो सकता है कि तौबा कर लिया हो। अगर कोई हज करके आया है, उम्रा करके आया है तो अच्छी बात है ना। एक इंसान अच्छा हो रहा है तो उस पर एतबार करना चाहिए। विधायकों को जो 4-4 विधायक आपके भी अब से बागी हुए हैं, आपके पार्टी को छोड़े हैं, उन लोगों का कुछ भी रोल नहीं दिख रहा है पार्टी में कि उन लोगों ने कभी पार्टी के लिए कुछ किया है। लेकिन उन्हीं लोगों को आप लोग टिकट दिए, किस बिना पे टिकट दे दिए? मेरे ख्याल से ये चारों विधायकों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है कि चारों विधायकों ने जो है पार्टी में उनका कोई रोल नहीं है। अगर आप देखें तो लोकसभा इलेक्शन में कोचाधामन के जो एमआईएम के भूतपूर्व विधायक अब हैं इधार साहब, उन्होंने लोकसभा में भी पार्टी को साथ दिया था और वो पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे तब से। और तब इसी वजह से जो है अख्तर साहब ने कहा कि भाई उन्होंने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम इनके साथ जो है हम चाहेंगे कि हम अपनी सीट जो है इनको यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ा दें यहाँ से। और फिर जब अवैसी साहब ने कहा कि नहीं आपको ही लड़ना है इलेक्शन, तो चूँकि एक इनको वादा कर लिया था कि साहब हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे कोचाधामन से, तो फिर इन्होंने जो है कहा कि ठीक है आप यहाँ से कोचाधामन से लड़ लीजिए, हम जो है दूसरी जगह से लड़ लेंगे। तो फिर हम लोगों ने जो है बहादुरगंज से भी काफ़ी प्रेशर था कि बहादुरगंज से लड़ लें सदर साहब। तो फिर जो है अमोर बैसा से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब नहीं, अमोर बैसा में इलेक्शन लड़ेंगे सदर साहब। तो फिर वहाँ पर इलेक्शन लड़े। जहाँ तक बात रही दूसरे कैंडिडेट्स की, तो शाहनवाज साहब जैसे मसलन शाहनवाज साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता कि शाहनवाज साहब का टिकट तो कट गया था राजद से, वो कैंडिडेट होने वाले थे और काफ़ी मायूस थे, रो रहे थे वो आकर के लिटरली। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनके एक भाई थे कैसर भाई मुखिया साहब, वो इंतकाल कर गए पिछले दिनों। वो एक बड़ी टीम लेकर के आ गए वहाँ पे अमूर, और फिर वहाँ पे शाहनवाज साहब से हमारी बात कराई तो शाहनवाज साहब लिटरली जो है उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उनके अम्मी ने सदर साहब को फ़ोन किया कि बेटा मेरे लालू ने जो है मेरे बेटे के साथ बड़ा धोखा किया है, मेरे बेटे को जो है तुम टिकट दे दो। तो एक अजीब सी हालत थी और कहीं ना कहीं जो है पार्टी के लोगों का ये स्टैंड था कि नहीं उनको टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है वहाँ पे ऑलरेडी घर में इलेक्शन हो रहा है उनका, तो एक गलत मैसेज जाएगा। लेकिन अररिया के कुछ दोस्त लोग जो है जो काफ़ी समाजी तौर पे काफ़ी एक्टिव हैं, एजुकेशनली काफ़ी एक्टिव है, उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा जाहिद भाई, वहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर जाहिद साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। सरवर हैं वहाँ पे कि स्कूल चलाते हैं। उसके अलावा मोहसिन साहब के जो लड़के हैं इखवान मेरा दोस्त है, इन लोगों का फ़ोन आया और कहा कि यार मुझे लगता है कि तुम लोगों को जो है शाहनवाज साहब को टिकट दे देना चाहिए। और फिर जो है हमने सदर साहब से कहा कि देखिए ऐसी सी बात है कि वहाँ पे जो कि हाट में जो है उनके बारे में अच्छी राय नहीं है जो कैंडिडेट हैं, और बल्कि शाहनवाज साहब को जो है टिकट देना चाहिए। तो फिर जो है चूँकि वहाँ पे हमारे ऑलरेडी कैडर्स थे जिनको सदर साहब टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोगों का जो तबका था उनका एक काफ़ी प्रेशर आया। और फिर तकरीबन जो मुझे याद है कि हम लोग जो है नॉमिनेशन से जस्ट एक दिन पहले रात को 12 बजे 12:30 बजे हम लोग निकले यहाँ से और जो कि हाट पहुँचे और शाहनवाज साहब को ले करके जो है हम लोग सुबह 5-6 बजे जो है हम पहुँचे वहाँ पे लेकर के। उस वक्त जो है हमारे जो बिहार प्रदेश के जो हमारे प्रभारी थे वो सिल्लीगुड़ी थे, तो सुबह 6 बजे हम लोग जो है सिल्लीगुड़ी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे भी बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी की कि साहब हम एमआईएम आज हमको टिकट दे, हम ज़िंदगी भर जो है आपसे वादा करते हैं कि हम एमआईएम का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, अभी बहुत ही बुरा वक्त है मेरा, इस बुरे वक्त में अगर आप लोग साथ दे रहे हैं तो यकीनन जो है हम लोग जो है एमआईएम को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। और फिर वहाँ से टिकट जो है
उनका फाइनल करके लाया गया और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों ने मोहब्बत दिखाई और एक बड़ी जीत दी शाहनवाज साहब को। सर एक बात मैं रोकना चाहूँगा आपको, यहाँ पे आपने बोला कि माजिद हुसैन साहब सिलीगुड़ी में थे जी। और ये सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं सोशल मीडिया में कि जब पार्टी यहाँ पे मजबूत किया गया, ईमान में जब पार्टी मजबूत किया गया तो टिकट बांटने के टाइम में सिलीगुड़ी में क्यों शिफ्ट कर गया? देखिए बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है। देखिए बात यह है ना कि हर काम को जो है ना आप चौपाल में बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे लोगों का, पूरे बिहार के लोगों का जिस तरह से भीड़ जमा हो रही थी, वहाँ पे कुछ भी काम करना आसान नहीं था। पूरे बिहार से आकर के, आपको पता है कि एक दिन जो है ये जो होटल है दफ्तरी पैलेस, इस होटल में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग आ गए थे। तो अब जाहिर सी बात है कोई संजीदा काम करना चाहेंगे आप, ठीक है ना, 5 कैंडिडेट हैं उन पे आप डिस्कशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे हज़ारों लोगों के मजमा में तो ये काम नहीं किया जा सकता है ना, कि किस तरह से जो किस कैंडिडेट में क्या कमी है, किस कैंडिडेट जीत सकता है। देखिए कोई भी नई पार्टी जब आती है ना, उस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है उस वक्त कि विनेबिलिटी किन के अंदर है। इसी वजह से अवैसी साहब ने पर्सनली इन 5-7 सीट्स पे जो है उन्होंने सर्वे करवाया एक सर्वे टीम से, और उस सर्वे टीम ने जो रिपोर्ट पेश की 90% केसेस में जो है टिकट उसी बुनियाद पे दिए गए। 10% हो सकता है कि बाद में जो है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये कि शहनवाज साहब का टिकट तो लास्ट टाइम में हुआ तो उनके वहाँ पे तो सर्वे रिपोर्ट नहीं थी। अलबत्ता ये जो बहादुरगंज, कोचाधामन, बायसी और अमूर, ये जो इसमें जो है अवैसी साहब ने अपनी निगरानी में जो है इसमें सर्वे करवाया और सर्वे करवा करके उस कैंडिडेट को टिकट देने की कोशिश की गई जिसको जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा थी। और नई पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता कि भाई हमारा कैंडिडेट जीते, तो इस तरह से जो है इन लोगों का टिकट जो है फाइनल किया गया। सर बायसी के पूर्व विधायक का कहना है कि मैं पहले से ही विधायक था और मैं सीट निकाल सकता था, टिकट मुझे देने के लिए आया था। यहाँ तक भी कि उन्होंने सीधे चैलेंज कर दिया आपके सदर को कि आए हमसे, वो डिबेट करें, मैं डिबेट में उसको हरा दूंगा। तो सर उनको कैसे टिकट दे दिया? आप देखिए उनसे डिबेट के लिए तो कई मरतबा हम तो उनको पीर साहब कहते थे, कहते हैं अब भी, कि बड़े भाई आप हाउस में, असेंबली में हिस्सा में क्यों नहीं लेते हैं आप डिबेट्स में? उन्होंने कहा तभी भाई मुंह में इतना जो है हमारा गुटखा वगैरह रहता है कि बार बार थूकने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। तो अब उनसे डिबेट की आप उम्मीद करते हैं? मतलब कि देखिए बहुत ही मंचले आदमी है वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है। और जहाँ तक रही बात के टिकट उनको घर में दे के जाने की, तो आपको पता है कि FIR हो गया था उन पे। एक बड़ी भीड़ लेकर के जो है वो दारुल ईमान चूरीपट्टी ऑफिस में वो पहुंचे थे। तो इतने सारे लोगों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे वो टिकट लेने या कोई उनको टिकट देने गया था। ये बहुत ही मेरे ख्याल से जो है ये बात बहुत ही उनके सतह से बहुत नीचे की बात है कि वो आज पार्टी में नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की सतही बात जो है हमारे MLA साहब से अच्छा नहीं लगता है। सर बात करें बहादुरगंज विधायक की, आपके भूतपूर्व MIM विधायक बहादुरगंज के अंजार साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि मुझे अगर पार्टी राजद से भी टिकट मिलती उस समय तो मैं सीट निकाल लेता। तो सर इसमें फिर यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मसूर साहब भी रेस में थे, वहाँ पे आपके कई वर्कर थे, कार्यकर्ता, जो लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे थे और उन लोग को आप टिकट नहीं दे करके अंजार साहब को दिए। और बाद में यहाँ तक भी बोला गया अंजार साहब के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अनलिमिटेड पैसा लिया गया और सिर्फ पार्टी पर ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता को भी आप लोगों ने मोटा मोटा रकम दिलवाने का काम कराया है। देखिए अंजार साहब के साथ जो है, अंजार साहब के साथ परेशानी ये है कि अंजार साहब बेसिकली जो है नेता नहीं है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। पिछले दिनों हुआ क्या था कि जैसा कि पहली बात मैं यहाँ पे आ जाऊँ कि राजद से भी टिकट मिलता तो वो जीत जाते भाई, इसीलिए तो लोग उनसे कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आपकी छवि इतनी अच्छी है, आपके लोगों में इतनी अच्छी पकड़ है, तो आज भी आप रिज़ाइन करके राजद से टिकट इलेक्शन लड़ लीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है उनके अंदर मुझे लगता है कि इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ पाए अभी रिज़ाइन करके। तो खैर ये तो बोलने वाली बातें हैं। और जहाँ तक रही बात के टिकट कैसे मिला उनको, जैसा कि मैंने कहा कि जब देखा कि लोकसभा इलेक्शन में खास करके बहादुरगंज में और कोचाधामन में
पार्टी के हक में इतना ज़बरदस्त वोट आया तो तमाम लोग पार्टी से जुड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया जी। और आपको मैंने पहले भी कहा कि एक नई पार्टी के लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि विनेबिलिटी देखते हैं वो कि कैसे जो है सीट निकाला जाए। तो उसमें तमाम लोग जुड़े पार्टी में, है ना। और अंजार साहब को अल्लाह ने दौलत दी है तो वो हम लोगों के पास आए, ख़ास करके मेरे पास आए। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहता था, लॉकडाउन था तो छुट्टी थी, तो लॉकडाउन आया और उन्होंने कहा कि तखन साहब किस तरह से जो है हम पार्टी से कनेक्ट हो पाएँ। तो एक चीज़ होती है ना पोजीशनिंग के, लोगों के इमेज, लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना कि MIM के जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत अच्छा होगा जी। तो जाहिर सी बात है कि जब अंजार साहब जुड़े पार्टी में तो बहादुरगंज से काफ़ी मिला जुला रिस्पॉन्स आया जी। बहादुरगंज में 2 तरह का रिस्पॉन्स आया। एक तो ये कि साहब कि अब जो है जो पुराने इससे पहले जो MLA थे उन पे ये इल्ज़ाम था कि भाई पैसे के बुनियाद पे जो है ये इलेक्शन जीत जाते हैं जी। तो ये भी पैसा वाले हैं, तो अब जो है लोग जो है पैसे की बुनियाद पे पुराने वाले को टिकट वोट नहीं देंगे बल्कि इनको भी दे सकते हैं। एक तो मिला जुला रिस्पॉन्स ये था और दूसरा रिस्पॉन्स ये था बहादुरगंज के शहर के लोगों का कि जनाब MIM जो है एक ऐसे आदमी को पार्टी में जोड़ लिया है जो बहुत ही मगरूर है, जो लोगों से कनेक्ट नहीं फील करता है और जो काफ़ी घमंडी है। तो खैर हम लोगों ने जो है दोनों बातों को नकार दिया। मैंने कहा कि भाई पार्टी को जो लोग अभी काम करेंगे और जिनको चाहेगी पार्टी उनको टिकट देगी। तो फिर ये देखा कि अंजार साहब को हम लोगों ने जो है एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि साहब लोगों के दिमाग में जो आपका जो एक तस्वुर है कि आप बहुत ही घमंडी इंसान हैं, इस तस्वुर को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने हमसे पूछा तो हम लोगों ने कहा कि साहब अभी जो लोगों की ज़रूरतें हैं आप उसमें काम आइए। तो उन्होंने क्या किया, उनको JCB मशीन थी जी, ठीक है ना, जा करके जहां जहां रोड कटा हुआ था वो सब बांधने का काम शुरू किया उन्होंने। तो लोगों के दिमाग में जो है एक तस्वीर उभरी कि साहब MIM में आने के बाद ही जो है अंजार साहब की छवि जो है या अंजार साहब का जो एक अप्रोच था वो अप्रोच बिल्कुल चेंज होने लग गया है। जिस तरह से MIM लोगों की मदद करने में यकीन रखती है, अब ऐसा लगता है कि MIM ज्वाइन करने के बाद अंजार साहब भी जो है अब लोगों की मदद करने के लिए अपने ज़ाती फंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगा, लेकिन जाहिर सी बात है ये बहुत ही वक्ती चीज़ थी। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के जो मोहब्बत करने वाले लोग थे उनको गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया था, हमें अब ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं वो एक लॉलीपॉप दिया गया उनके द्वारा कि मुझे टिकट मिल सके। देखिए नहीं, आपको मैं बताऊं, हम लोग जो है सिर्फ ये नहीं कि उनको सिर्फ ये बता रहे थे कि किस तरह से लोगों से पेश आना है, बल्कि हमको याद है कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में, चूंकि हॉस्टल तो बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था है ना। उस वाइट बोर्ड में हम तकरीर लिखते थे और तकरीर लिख करके जो है वहाँ पे वो सोफे में खड़े होकर के उसको देख करके उस तकरीर को पढ़ते थे, उस तकरीर को सीखने की कोशिश करते थे और जा कर के इलाके में बोलने की कोशिश करते थे। तो हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि किस तरह से जो है अंजार साहब की जो एक इमेज है लोगों के बीच में कि साहब बहुत ही घमंडी इंसान हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, हमेशा शीशा इनका ऊपर रहता है, तो ये एक जो इमेज है ये इमेज जो है ख़त्म हो। और एक पार्टी में एक कार्यकर्ता होने के नाते जो है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि जब कोई कैंडिडेट हमारे पार्टी का कैंडिडेट हो हमारी पार्टी की तरफ से, तो उसकी इमेज जो है बनाना तमाम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। उनके ऐब को छुपाना, उनकी अच्छाई को और अच्छा बनाना, उनको उभारना कि साहब और आप अच्छा काम कीजिए, ये तमाम पार्टी करती हैं। इसलिए हम लोगों ने भी किया कि उसकी इमेज मेक ओवर जो है करने की हमने कोशिश की थी, और जिसमें जो है इलेक्शन की हद तक हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन की हद तक जो है अल्लाह ने जो है कामयाबी दी हमको। सर बात वहीं पे फिर हम वहीं पे शुरू करना चाहेंगे। सर आप रुपया का बात नहीं बता रहे, देखिए रुपया दिया। अब आइए रुपया के बारे में। देखिए हुआ क्या कि वो चूंकि कारोबारी आदमी थे, उनको इलेक्शन का बिल्कुल भी जरा सा भी तजुर्बा था नहीं जी। तो क्या हुआ कि जब नॉमिनेशन की बारी आई तो उन्होंने जो है बेतहाशा लोगों को बुला लिया जी, बेतहाशा लोगों को बुला लिया, और उन्होंने दिल्ली से जो है अपने रिश्तेदारों को, 2 लोगों को जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उन लोगों को बनाया और उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी में जिस तरह से काम होता है उसी तरह से हम इलेक्शन लड़ेंगे जी। उसके बाद क्या किया कि बेतहाशा अनकाउंटेबल लोगों को उन्होंने बुला लिया नॉमिनेशन के दिन में, और उसके बाद पर्चा लिख करके दिया, कहा कि साहब फला पर्चा लेकर के फला भट्ठा में जाइए, वहां पर पैसा मिलेगा जी। और जिसकी वजह से जबरदस्त भगदड़ मच गई जी।
इतनी भगदड़ मच गई तो पता ये चला कि लोगों ने जो है पर्चे वालों को पैसा नहीं मिला और कुछ जो उनके लोग थे डबल 3 टाइम पर्चा लिख करके जो है उन्होंने पैसा ले लिया जी। तो फिर वो हमारे पास आए, बोले कि साहब इलेक्शन को मैनेज कैसे किया जाए। तो हमने कहा कि देखिए ये इलेक्शन में खर्चा करने का सही तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल सेंट्रलाइज तरीके से जो है तमाम लोगों को एक साथ बुलाएं और ये भगदड़ मच जाएगा। जो भी इलेक्शन का एक्सपेंस होता है उसको क्या करते हैं कि जोन में बांट देते हैं कि ये 5 पंचायत का जिम्मेदारों को बना दिया, 5 पंचायत को जिम्मेदारों को बना दिया। तो इस तरह से हम लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं। चूंकि उनको उस तरह के इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा नहीं था तो फिर हम लोगों ने इस तरह से जोन बना दिया उनको, और जोन बना करके जो वहाँ पे अलग अलग जिम्मेदार बना दिए। तो अब वो अलग अलग जिम्मेदारों को उस इलाके के खर्चे के लिए उनको तो जाहिर सी बात है उन्होंने खर्चा किया होगा जी। तो अब उस खर्चे को अगर आप पार्टी पे जोड़ दीजिएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गैर संजीदा और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बात है। अंजार नईमी साहब से इस तरह की बातों की तवक्को जो है मतलब कि लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले उनका कैरेक्टर ऐसा ही था। तो अब अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं तो उनकी बातों को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने कैरेक्टर की वजह से पहचाना जाता है। सर टिकट वाले मामले में उनका कहना है कि अनलिमिटेड पैसा दिया गया। देखिए बात यह है कि उन्होंने तो अगर ऐसा कोई सबूत है उनके पास कि उन्होंने जो है अनलिमिटेड पैसा दिया है तो ये तो बहुत ही कंसर्न की बात है। और मुझे लगता है कि उनको तो जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके उनको शिकायत करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अनलिमिटेड पैसा दिया क्या मतलब जनाब, आपका काला धन रखा हुआ था क्या? आपका उन काले धनों की धमकी से आप टिकट ले रहे थे क्या, लेने की कोशिश कर रहे थे क्या, या इन काला धन का इस्तेमाल करके जो है आप लोगों को मरूब करने की कोशिश कर रहे थे? ये इस तरह की मेरे ख्याल से इस तरह की बयानबाजी को मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वाहियात बयानबाजी है। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी की छवि को वो ख़राब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी ज़ाती छवि जो है वो और ख़राब हो जाएगी मुझे लगता है। इस तरह के गैर संजीदा बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सबूत है उनके पास तो बिल्कुल सबूत पेश करनी चाहिए, है ना। बल्कि पूरे इलाके में जिस तरह से उन्होंने जो है इलेक्शन में मिसमैनेज किया है, जाहिर सी बात है मिसमैनेज जहाँ पे होगा तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनको बहुत ही क्लियरली सबूत के साथ पेश करना चाहिए कि क्या सही माने में उन्होंने किसी को पैसा दिया है तो सबूत पेश करे वो, ठीक है ना। वरना नहीं तो इस तरह के झूठ बात फैला करके जो है कोशिश नहीं करे। क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि वो जिस दिन से ये पार्टी ज्वाइन की है उस दिन से लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब पटना में थे ये तो पटना में इन्होंने कहा कि हम सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए हमने पार्टी को छोड़ा है। जो ही किशनगंज पहुंचे इनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। यहाँ पे किशनगंज पहुंचते ही जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब चूंकि संगठन में काम नहीं हो रहा था इसलिए हमने पार्टी छोड़ी है। और जब फिर कुछ दिनों में लोगों ने और जब हंगामा मचाया तो उन्होंने ये कहा कि साहब सरकार बनाने के लिए हमने पार्टी छोड़ी है। तो असल बात यह है कि इन्होंने पार्टी सिर्फ एक वजह से छोड़ी है, और वो बात यह है कि ये कारोबारी आदमी हैं। जब इनकी बोली लगी तो ये जो है पार्टी छोड़ दी है। और इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये कहीं पे ये कह रहे थे कि अगर मुझको जो है इतना करोड़ रुपए अगर भाजपा वाला दे देगा तो हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। ये बहादुरगंज के विधायक बोल रहे थे। सर आप अभी उनसे सबूत मांग रहे थे जी कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत लेके आइए। तो आप फिर उस पर बिना सबूत का किसे इल्जाम ठोक सकते हैं कि वो कारोबारी है, वो बिक गए? भाई कारोबारी है वो, इसमें सबूत की क्या बात है? वो कारोबारी आदमी है और कारोबारी आदमी का ये नेचर होता है कि वो जो है अपना बुखार भी किसी को फ्री में नहीं देता, ठीक है ना। तो ये बहादुरगंज के लोग जो इनके बारे में कहते हैं कि साहब MIM ने एक बड़ी गलती कर दी, एक ऐसे कारोबारी आदमी को इन्होंने टिकट दे दिया जो कि अपने जिस्म में अगर उनका बुखार आ जाए वो बुखार भी किसी को मुफ्त में नहीं देते, एक पाई लिख करके रखते हैं, इससे जो है पूरे इलाके को नुकसान होगा। तो ये बात जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। ये गलती हो गई, MIM से ये गलती हो गई, इसको स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को, है ना। कि MIM ने टिकट देते वक्त जो है एक MIM की ख्वाहिश थी कि किसी तरह से हम कैंडिडेट जिताएं, बल्कि इसके साथ साथ जो है पार्टी को ये भी सोचना चाहिए था कि साहब क्या हमको जो है कोई ऐसा कैंडिडेट मिल सकता है जिनका लोगों के सामने में परसेप्शन भी अच्छा हो।
तो पार्टी को अब मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि लोगों के सामने में उसका परसेप्शन भी अच्छा होना चाहिए और जो है उसके पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ उसका मिलान भी होना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट देने की ज़रूरत है। सर एक सवाल कि जब ये लोग जाने की बातें चल रही थी, आज लोग 6 महीना पहले से बातें चल रही है जी। ऐसे में सर आप लोग की लापरवाही रही कि आप लोग, उन लोगों का कहना है ना वो लोग ध्यान दिया, ना सदर साहब भी टच किए, ना कौमी सदर साहब भी आए। देखिए ये सब बातें जो है ना, जब होता क्या है कि जब आप पार्टी से निकल जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इल्ज़ाम तो लगाना होता है। तो क्या आपको जो है पार्टी आपने इसलिए ज्वाइन किया था कि अगर सदर साहब नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे? अरे भाई, सदर साहब जब पार्टी को सींच रहे थे यहाँ से, तो हैदराबाद से आकर के यहाँ पे लोगों की मदद की और आपको एमएलए बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की आप मदद करते। इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरा जेसीबी मशीन लगा दी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो है आप खामोश होकर के बैठ गए। आपने एक नया पैसा जो है लोगों की मदद नहीं की। हम लोगों ने जो है अमूर में जो है पिछले साल भी जो है अख्तुल ईमान साहब ने वहां पे जो है लोगों की मदद की, लेकिन ये काम आपने बहादुरगंज में नहीं किया, ये काम आपने कोजादमन में नहीं किया। आप ये चाह रहे थे कि यहाँ पे सदर साहब एमएलए बना दिए, उसके बावजूद भी जो है हैदराबाद से आकर के ही वो बांटे। भाई आपको बढ़ना चाहिए था ना, आप क्या कर रहे थे? देखिए, और जहां तक संगठन की बात है तो ये तो मुझे लगता है जनाब कि आपको बताएं कि आज से तकरीबन 8 माह पहले पटना में तमाम विधायकों की मीटिंग हुई और उसमें जनाब इजहार अशफी साहब को जो है उसको में जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बनाया गया उनको, कि अब जो है पूरे बिहार में और ख़ासकर सीमांचल के हर एक पंचायत तक जो है ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को रूट लेवल तक पहुंचाना और मेंबरशिप बनाना, ये तमाम तर जो है इजहार साहब के जिम्मे दिया गया। लेकिन क्योंकि इन लोगों के दिल में पहले ही से पार्टी छोड़ने की साजिश थी इन लोगों की, एक मीटिंग नहीं की है इजहार साहब ने पार्टी को बढ़ाने के लिए। अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरे पे कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना कह रहे नहीं बना रहे थे। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी थी, पटना में आपने जिम्मेदारी ली थी। तमाम विधायकों और तमाम जो सेंट्रल पार्टी के जो लोग हैं उनके सामने में रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि ठीक है साहब, इजहार साहब, ये जिम्मेदारी दी गई इजहार साहब को, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएंगे। आपने तो एक भी मीटिंग नहीं की। सारे लोग सारी चीज़ें सदर साहब करेंगे। भाई आपको भी तो, आप भी तो पार्टी के हिस्सा थे, आप क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात यह कि पटना में असेंबली में इन लोगों को बोलना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना और अपने इलाके के हक और हुकूक की बात करने में ये लोग शर्माते हैं जी। आपको बताएं कि जितने भी एजिटेशन हुए हैं पटना में अब तक, जो बैनर पोस्टर लिख करके वहाँ पे एजिटेशन करने की बारी आई, वो तमाम बैनर पोस्टर जो है सदर साहब बनाते थे और सदर साहब लेके जाते थे। ये लोग अपने से कुछ नहीं किया है आज तक। इन लोगों ने सदर साहब की मतलब कि हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश की। इन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग एमएलए बन गए हैं, इलाके में दावत खाएंगे, गाड़ी में घूमेंगे चौड़ा होकर के, एमएलए का यही काम है। जबकि एमआईएम के विधायक का काम ये नहीं है। एमआईएम ने कभी भी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं किया है। एमआईएम ने इसलिए वोट किया था कि पटना में जाकर के अपने इलाके के हक और हुकूक की बात आवाज़ बुलंद करेंगे और उसका फ़ायदा होता है। इन बेचारों को जो है पता ही नहीं है कि असेंबली में किस तरह से बहस में हिस्सा लिया जाता है, किस तरह से वहाँ के डिसिप्लिन क्या है। इसमें ये लोग जो है बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाए कभी भी, और नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इल्म है। हमारे एक विधायक साहब कह रहे हैं डिबेट करने के लिए, और डिबेट तो मैं समझता हूँ कि एंशिएंट इंडिया पे डिबेट करना चाह रहे मेरे भाई। एंशिएंट इंडिया की डिबेट आप छोड़िए, आप मिडावेल इंडिया में मीर जाफर और मीर सादिक की कहानी अगर आपको याद रहती तो आप जो है पार्टी छोड़ के नहीं जाते। आप मिडावेल एंशिएंट इंडिया की बातें आपको याद हैं, जबकि बहुत पुरानी है। आपको स्टोन एज की बातें आपको याद हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे 18वीं सदी के मीर जाफर का वाकया अगर आपको याद रहता तो आप पार्टी छोड़ के नहीं जाते। इस तरह की बातें करना बहुत ही बचकाना है। इस तरह की बातों से बचना चाहिए इन लोगों को। सर एक सवाल ये है कि आपके बड़े भाई और सर अख्तुल ईमान साहब, उन्होंने अपने जो पार्टी के बागी विधायकों को बोला है कि वो लोग कैंसर थे। किस हद तक से ये सर? ये अब देखिए, सुनिए, मेरे ख्याल से जो है पार्टी में जो लोग होते हैं वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। पार्टी के एमएलए से तो और ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब से ये लोग एमएलए बने हैं, इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों की तरक्की और फलाह और बहबूद रह गया है। अपने बेटे और अपने दामाद को किस तरह से ठेकेदारी दिलाया जाए, किस तरह अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए, यही रह गया है।
पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, पार्टी में जो आपको जाकर के पूरे बिहार और पूरे सीमांचल के लोगों की हक की आवाज़ बुलंद करनी थी, इसमें इन लोगों ने कभी रुचि नहीं दिखाया। असेंबली टाइम पे नहीं पहुंचना, असेंबली में जाकर के पहुंचना, उठ के बाहर आ जाना, यानी कि पार्टिसिपेशन के नाम पे लोगों का जीरो रहा है हमेशा, नंबर एक। नंबर दो ये कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखे, जैसा मैंने कहा कि 8 महीना पहले इनको ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी प्रभारी दी गई, एक मीटिंग नहीं की। तो इन लोगों की साजिश चूंकि काफ़ी पुराने टाइम से चल रही थी कि हम लोगों को राजद छोड़ के जाना है, तो ये लोग हमेशा से ये कोशिश करते रहे कि किस तरह से इस पार्टी को ज़मीनी स्तर से ख़त्म किया जाए। यानी एमआईएम बिल्कुल, इन लोगों ने जो है, आपको पता है कि पार्टी छोड़ने के 1 महीना पहले से इनके फर्जंद हमारे कार्यकर्ता को फोन कर रहे थे कि देखिए हम लोग पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। जिस पार्टी में अहद लिया था, कसम खाई थी इन्होंने कि साहब हम इस पार्टी को सींचेंगे, उस पार्टी को छोड़ने के लिए ये लोग महीनों से साजिश रच रहे थे। और इन साजिशों के बारे में तो तमाम लोग वाकिफ थे। सदर साहब ने इन लोगों को पटना, वहाँ पे हैदराबाद भी बुलाया और तमाम लोगों को बताया कि भाई देखिए, आप लोग जिस कम्युनिटी के नाम पे वोट लेके आए हैं, उस कम्युनिटी की लड़ाई छोड़ के आप मैदान से भाग रहे हैं, कम्युनिटी कभी माफ नहीं करेगी आपको। इन लोगों को बार बार याद दिलाया गया। और हमारे कुजादमन के विधायक थे, इन्होंने ये कहा कि साहब सब लोग भाग जाएंगे लेकिन हम नहीं भागेंगे, हम रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इस पार्टी को सींची है। जाहिर सी बात है, वो 1-1.5 साल से कुर्बानी दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे इस पार्टी के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग आए बाहर से, सौदा किया और अब्बूजान को तैयार किया। अब मैंने भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि साहब नहीं, मतलब कि हम ही लोग रोक के हैं, अब्बूजान तो पहले जाने के लिए तैयार है। अब बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि अब्बूजान पहले जाने के लिए तैयार है, हम रोके हुए हैं, और बाद में पता ये चला कि पहले ही जो है डील होकर के जो है वो लोग जा चुके हैं और जा करके जो है अपने अब्बू को तैयार कर लिया। हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं विधायक जी कि 2 घंटे में फैसला लिया गया, आप यकीन जानिए ये 2 घंटे में फैसला नहीं लिया गया है। ये जो है बड़ी तैयारी के साथ और पूरे मोल भाव करके, अच्छी कीमत लगा करके कुछ देर रुक के रहे ताकि हमारी कीमत बढ़े, और अच्छे तरीके से इन्होंने कीमत बढ़ाई माशाल्लाह। और अब जो है वो पार्टी छोड़ दी है उन्होंने। सर एक सवाल ये भी है, आप लोगों ने जब यहाँ पे 2015 में अपना कदम जमाया एमआईएम वालों ने, और साथ ही साथ एमपी इलेक्शन में भी आप लोगों ने कहा था कि ओवैसी स्कूल बनेंगे, ओवैसी हॉस्पिटल बनेंगे, और टेरागाज को बिजली मिलेगी बहादुरन से। लेकिन ना सर, आज तक सुनहरा सीमांचल का ख्वाब तो आप लोग दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नदी कटाव के टाइम पहुंचते हैं, चूड़ा और मूड़ी लेकर के पहुंचते हैं और लोगों को देते हैं। ये लोगों का सवाल है सर कि ये सुनहरा सीमांचल एमआईएम वाले बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? देखिए सुनिए, और ओवैसी स्कूल कब तक बनेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब कि ये बहुत ही जायज़ सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि देखिए ये सीमांचल की जो बदहाली है, ये जाहिर सी बात है एक दिन में तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। पिछले 75 सालों से हमारी अनदेखी की गई है, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अवामी तहरीक के ज़रिए से ही जो है यहाँ पे जो है हालात चेंज होंगे, और उस अवामी तहरीक के लिए ही तो आपको लीडरशिप चाहिए। जब तक आवाम का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ जो है किसी इलाके की तरक्की के लिए जो है सिर्फ एमएलए एमपी बना देना जो है काफ़ी नहीं है। आपको पता है कि पंजाब के लोग क्या एमएलए एमपी नहीं बनाते हैं, बल्कि उनकी तो अपनी रीजनल पार्टी है जो बहुत मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ के लोग तकरीबन 1 साल तक दिल्ली में धरना दे करके एक फार्म लॉ को वापस करवाया। तो अवामी तहरीक का बहुत इंपॉर्टेंस है, और अवामी तहरीक जो है बिना लीडरशिप के जो है नहीं हो सकती है। और ये जितने भी मसाइल हैं, जिन मसाइल के आप बिजली के बात कर रहे हैं, आप जो है रोड स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन उससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको लीड करने वाला तो हो कम से कम। आप पंचायत लेवल से लेकर के एमपी लेवल तक जो है आपकी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए जो बिके नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे यहाँ पे जो भी लीडरशिप उभर के आई है वो दूसरी पार्टियों के इशारे पे चली है। अब की बार पहली मर्तबा मौका था कि एक लीडरशिप को और परवान चढ़ाते, तो पता ये चला कि ये खुद बिक करके दूसरे की गोद में जा करके बैठ गए। तो जाहिर सी बात है इससे नुकसान पहुंचता है किसी इलाके की तरक्की को, कि जब उस इलाके के लोग अपने मन की बात अपनी मर्जी से नहीं कर पाए।
है ना। और जहाँ तक वैसे स्कूल की बात, तो देखिए अभी 2 साल हुआ है एमपी इलेक्शन का, एमएलए इलेक्शन का, उसमें 1 साल तो कमोबेश जो है आपका इसमें चला गया लॉकडाउन में। और जहाँ तक स्कूल की बात है, आपको बताएं, अब सब बातें तो पहले मीडिया में नहीं आती हैं। मेराज साहब जो है यहाँ पे एक टीम लेकर के आए जी, और तमाम विधायकों को यहाँ पे बुलाया गया इसमें दफ्तरी होटल में, और कहा गया कि साहब आप अपने अपने इलाके में जो है ज़मीन तलाश कीजिए, ठीक है ना, हम लोग जो है देखेंगे कहाँ से स्कूल शुरू किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन बताया ना आप लोगों को, इनको ये कहा गया, अवैसी साहब ने कहा कि साहब आप अपने प्रखंड से जो बच्चे टॉपर्स हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, उन बच्चों की लिस्ट तैयार कीजिए ताकि उन बच्चों को जो है पुरस्कारित किया जा सके। लेकिन इन लोगों की रुचि उसमें है ही नहीं। इन लोगों की रुचि जो है सिर्फ इसलिए है कि किस तरह जो है मैं, मेरा बाद मेरा बेटा, फिर उसका पोता राज करे, इसी इसमें धुन में लगे हुए हैं ये लोग। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा पूरे सीमांचल के लिए कि एक लीडरशिप जो यहाँ के लोगों की अपनी आवाज़ थी, उस लीडरशिप का इन लोगों ने गला घोटने का काम किया है, और सिर्फ इसलिए कि किस तरह से उसके बाद उसका बेटा सर्वाइव कर जाए, ठीक है ना। हम लोगों के घर में 20-25 साल से वो है पॉलिटिक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ तक जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अख्तुल ईमान साहब ने कभी अपने ख़ानदान के किसी भाई को या अपने बेटे को पॉलिटिक्स में बढ़ाया है, नहीं हम लोगों ने कभी रुचि दिखाई है कि हमको इलेक्शन लड़ना है। हम लोग जो है अपने अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह मशगूल हैं। हमारे और 2 भाई हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्कूल चलाता हूँ, चूँकि मैं किशनगंज में रहता हूँ, मेरे पास वक्त रहता है तो भाई की मदद करता हूँ बस। सर एक सवाल ये है कि आपके जो बागी विधायक हैं उन सभी का कहना ये है कि ये लोग जो हमें गद्दार कहते हैं जी, तो सबसे बड़े गद्दार तो अख्तुल ईमान है। उन्होंने राजद छोड़ा, जदयू पकड़ा, जदयू छोड़ा, एमआईएम पकड़ा। तो सर इसमें आप क्या कहिएगा कि वो किस हद तक सही बोल रहे हैं? देखिए सुनिए, अब वो कितना सही बोल रहे हैं वो अपने दिल से पूछ लें। यही बात तो कह रहे हैं कि अख्तुल ईमान में जुर्रत है, इन्होंने राजद छोड़ा, रिजाइन किया और जेडीयू के टिकट से इलेक्शन लड़ा, उस वक्त जब जेडीयू भाजपा का साथ छोड़ चुकी थी जी। अगर इनके अंदर जुर्रत है तो ये भी यही काम करके दिखा दें कि ये भी आज जो है रिजाइन करें और राजद के टिकट से इलेक्शन लड़ लें, बात खत्म हो जाएगी। गद्दारी तो मतलब कि मैं ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्होंने अपने बारे में इस्तेमाल सही किया है कि अगर वो गद्दार नहीं है तो भाई ये करके दिखा दें। अख्तुल ईमान ने जो किया है, उन्होंने तो रिजाइन करके इलेक्शन लड़ा था। तो ये देखिए बात ये है कि ये लोग अब सकपका गए हैं। इन लोगों ने ये सोचा था कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, 10-15 दिन में बात ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह से और लोग पार्टी छोड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग पार्टी छोड़ते हैं। भाई और लोगों का पार्टी छोड़ना और एमआईएम का पार्टी छोड़ना अलग अलग बात है जी। एमआईएम में जो है लोग बहुत ही शिद्दत से, मोहब्बत से और अपनी ज़ाती खून जला करके लोगों ने काम किया है और इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, 20 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, तो ऐसे लोगों की 1 हाथ ककड़ी 9 हाथ बिच्छी हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। होता कुछ है, बताते कुछ हैं। लोगों ने पहले भी कहा था, ठीक है ना, कि भाई किसी भी आदमी का पास्ट देख करके टिकट देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, पास्ट हमेशा नहीं देखा जा सकता जी, ठीक है ना। पास्ट में अगर कोई आदमी फिल्म हॉल चलाता था तो हो सकता है कि तौबा कर लिया हो। अगर कोई हज करके आया है, उम्रा करके आया है, तो अच्छी बात है ना, एक इंसान अच्छा हो रहा है तो उस पर एतबार करना चाहिए। लेकिन आप एतबार करें फिर भी धोखा खा जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आदमी जो है वो एक बात कही जाती है कि कैरेक्टर और सिग्नेचर आसानी से नहीं बदलते। कुछ लोगों के कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे, उसको ऐसे ही रह जाते हैं।